Hi everyone, welcome to an academy. I am Paras Chitkara and in this video we'll be covering all about India's space program. Now this topic is very important UPSC के लिए हर साल prelims या mains में UPSC is asking one question इससे related. So इस वीडियो में we will be seeing कि हमारा स्पेस प्रोग्राम का ओरिजिन कैसे हुआ, बैकग्राउंड कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी इससे एसोसिएटेड, फिर we will look at हमारे इंपॉर्टेंट मिशंस, आने वाले अपकमिंग मिशंस, हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्चर्स या रॉकेट्स। इससे भी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि जीएसएलवी कितने स्टेज रॉकेट है। ठीक है, फिर आखिरी में वी विल सी इसरोज रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट और क्या चैलेंजेस हैं हमारे स्पेस प्रोग्राम के। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। तो हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो क्या दिखा रहा है? इट इज शोइंग दैट आवर कंट्री विद लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर कर हम सोसाइटल एडवांसमेंट और ग्लोबल लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज के इंडिपेंडेंस के बाद हमने एक इतना अच्छा अपना स्पेस प्रोग्राम डेवलप किया जो बाकी डेवलप कंट्रीज को आज भी डायरेक्टली टक्कर दे पा रहा है। अब इस सब के पीछे एक सबसे बड़े हमारे विजनरी साइंटिस्ट और लीडर थे जो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की। उनका विजन यही था कि स्पेस टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी है अपनी नेशनल डेवलपमेंट के लिए, विच लेटर ऑन फर्दर डेवलप कि हाँ हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री पर्पस के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी को रियलाइज करना, उसकी पोटेंशियल रियलाइज करना और उसे हार्नेस करना नेशंस डेवलपमेंट में, इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई प्लेड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, दैट इज वाई उन्हें बोलते हैं हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ग्लोबली हम देखें तो 1950s में स्पेस रेस शुरू हो चुकी थी। वी ऑल नो कोल्ड वॉर का फेज था, यूएस वर्सेस यूएसएसआर चल रहा था। बट उस टाइम पर भी इंडिया का फोकस क्या था? इंडिया का फोकस था कि वी विल बी यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, फोरकास्टिंग के लिए, ताकि जो हमारे सोशल चैलेंजेस हैं, ठीक है, हम उन्हें कैसे ओवरकम कर सके। पॉवर्टी, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है रीजन्स में, ठीक है, उन तक हम कैसे कनेक्टिविटी पहुंचा सके, कैसे हमारी टेक्नोलॉजी किसानों को हेल्प करेगी, कैसे वेदर फोरकास्टिंग जनरल पब्लिक को हेल्प करेगी। उस सब में स्पेस वॉज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिएटर जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का विजन क्या था ना? डॉक्टर विक्रम साराभाई की ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थी जो कि उन्होंने दी थी अपनी स्पीच में। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि हमें बाकी नेशंस की तरह मून और प्लैनेट रेस में नहीं compete करना, बट हमें एक कम्युनिटी ऑफ नेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। और उसके लिए क्या जरूरी है? दैट वी मस्ट बी सेकेंड टू नन इन द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एंड सोसाइटी। हमें टेक्नोलॉजी को ऐसे अप्लाई करना है जिससे वो हमारी जो मैनकाइंड की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सोसाइटी के चैलेंजेस हैं, उन्हें सॉल्व कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हमारे अर्ली माइलस्टोन्स क्या थे, कैसे ये प्रोग्राम डेवलप हुआ, क्या कैसे हम आज एक स्पेस पावर हाउस बने। तो इनिशियली 1962 में इनकोस्पार वाज फाउंडेड डॉक्टर साराभाई के अंडर। 1963 में हमारा पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। 69 में इसरो वाज डेवलप्ड एंड 72 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो अब इसी को ही हम डिटेल में आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? वी डिड नॉट हैव इसरो स्टार्टिंग से। ठीक है, इसरो स्टार्टिंग से नहीं था। इसरो से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इट वाज फाउंडेड इन 1962 अपना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही। उसको यही काम दिया गया कि हमें स्पेस रिसर्च की फाउंडेशन रखनी है और इनिशिएटिव्स लेने हैं, एंड इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब उसके बाद हमारा पहला रॉकेट लॉन्च प्लान किया गया एंड नवंबर 21 1963 में, ये याद रख लेना कि हमारा जो पहला रॉकेट था दैट वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 21 1963। एक था ये साउंडिंग रॉकेट। दिस वाज अ साउंडिंग रॉकेट। इसका पर्पस क्या था? सिंपल, स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना था
एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट। तो सोडियम वेपर एक्सपेरिमेंट करने का इसका पर्पस था और इसका नाम क्या था? नाइक अपाचे। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था हमारा नासा की असिस्टेंस से। नाउ अब सभी ने रॉकेट बॉय सीरीज तो देखी होगी, उसमें भी ऑल्सो दे हैव शोन, एंड इससे पहले भी हम सब ने ये पिक्चर्स देखी होंगी। तो हमारे पास उस टाइम पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम अपना रॉकेट इंजन्स, रॉकेट पेलोड्स को कैरी कर सकें ठीक से, प्रॉपर इक्विपमेंट से, क्योंकि उस टाइम पर हमारे कोई लॉन्चिंग स्टेशन एस्टैब्लिश नहीं थे, पहली बार कर रहे थे। तो ऐसे इवन साइकिल्स पर, बुलक कार्ट्स पर हम उसका मटेरियल लेकर जा रहे थे। ठीक है, और जो हमारा पहला लॉन्च हुआ ना, वो कहाँ से हुआ था ये भी हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। दिस लॉन्च वाज फ्रॉम थुम्बा, थुम्बा केरला में। ठीक है, स्मॉल सिटी, स्मॉल विलेज इनफैक्ट केरला में, वहां से ये लॉन्च किया गया। तो थुम्बा ही क्यों चूज किया? हो सकता है वो पूछ ले या इंटरव्यू में तुमसे पूछे कि भाई थुम्बा ही क्यों लॉन्च हमने सिलेक्ट किया था और कोई जगह सिलेक्ट क्यों नहीं की थी? क्योंकि इट वाज नियर द मैग्नेटिक इक्वेटर, हमारी अर्थ के, और इट इसीलिए आइडियल फॉर स्टडिंग द आइनोस्फेयर। ठीक है, तो वहां पर एक चर्च भी थी, उसके प्रीमिसेस को कन्वर्ट किया था लॉन्च स्टेशन बनाने के लिए। तो आज भी इट इज एग्जिस्टिंग देयर, उस चर्च के बाहर भी रॉकेट वगैरह के डमीज लगाए हुए हैं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस आज हम पहुंचे हैं इसरो तक। फ्रॉम बुलेट्स टू साइकिल्स, यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सो दिस हैज बीन अ रिमार्केबल जर्नी, एक रिमार्केबल प्रोग्रेस है हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में और स्पेस सेक्टर की। तो इनको पर एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद थुम्बा से, केरला से हमारा पहला रॉकेट लॉन्च हुआ 1963 में, नाइक अपाचे विद द हेल्प ऑफ नासा। इट वाज अ साउंडिंग रॉकेट जिसका पर्पस क्या था? सोडियम वेपर एक्सपेरिमेंट या फिर एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट किया उससे। ठीक है, फिर 1962 के बाद चलते हैं 1969 में। 1969 में इनकोस्पार्क ट्रांजिशन इनटू इसरो। इसरो वाज फॉर्म्ड कब? इसरो वाज फॉर्म्ड एंड एस्टैब्लिश्ड 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि हाँ, स्पेस रिसर्च की, स्पेस टेक्नोलॉजी की बहुत पोटेंशियल है, एंड इसीलिए हमारे लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इसे ओवरसी कर सके। बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हर चीज नहीं देख सकता। ठीक है, वो न्यूक्लियर प्लांट्स तो देख रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी तो देख रहा है, बट स्पेस के लिए हमें एक अलग से सेक्टर है, तो अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। इसीलिए फिर इसरो वॉज एस्टैब्लिश एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई बिकेम उसके पहले चेयरमैन। पहला अपना टास्क यही था कि अपनी इंडिजीनियस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बनाओ, जो टेक्नोलॉजी है उसको हमारी देश के मैनकाइंड के लिए, बेनिफिट के लिए यूज करो। तो पहला फोकस एरिया उनका यही था कि अपनी डिपेंडेंस फॉरेन नेशंस पर कम करनी है और अपना पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। क्यों? कोई भी लॉन्च करनी है अब साइकिल से, तो यहाँ से हम कब तक कर पाएंगे? तो हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का, लॉन्चिंग के लिए, एवरीथिंग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1975 में, 6 साल, इसरो के बनने के 6 साल बाद ही हमारी पहली सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट, इट वाज लॉन्च्ड। ठीक है, अब ये लॉन्च थी वो इंडिया ने नहीं की। दो सैटेलाइट का डिजाइन और फैब्रिकेशन हमने खुद किया, बट इट वाज लॉन्च बाय सोवियत रॉकेट। जो यूएसएसआर का कॉस्मोस 3M रॉकेट था, उससे इसे लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। तो हमारे लिए ये अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था, जो दिखाया, जिससे हमें पता चला, जिसने दिखाया वर्ल्ड को कि हाँ, इंडिया में कैपेबिलिटी है, इंडिया अपनी सैटेलाइट्स बना सकता है। ठीक है, हम अपनी सैटेलाइट्स बना सकते हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या बच रहा था? सैटेलाइट तो बना ली, अब हमें खुद का लॉन्चिंग भी चाहिए। हम अपने लॉन्चर्स, अपने रॉकेट्स खुद बनाएंगे। कब तक हम रशिया से, यूएसए से, नासा से या यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लॉन्च करवाएंगे? ठीक है, इसके बाद हुआ रोहिणी सैटेलाइट। इट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, तो 5 साल में ही, तब तक हम वहां से रशिया से करवा रहे थे, यूएसएसआर से, इनफैक्ट सोवियत रॉकेट से। उसके बाद 1980 में हमने इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल SLV-3 से इसे लॉन्च करवाया, और इससे क्या हुआ? इंडिया की एंट्री हो गई, सेल्फ रिलायंस बन गया इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो अब हमारे पास कैपेबिलिटी आ गई कि हम अपनी सैटेलाइट भी बना सकते हैं और उसे लॉन्च भी कर सकते हैं। तो देखो कितने कम टाइम में। ठीक है, 6 साल में
आर्यभट्ट बनाई, लॉन्च करवाई, फिर 5 साल में खुद ही सैटेलाइट बनाकर लॉन्च कर दी। ये है पोटेंशियल हमारे स्पेस प्रोग्राम की, ये थी उसकी सक्सेस कि बहुत ही कम टाइम में हमने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स अचीव किए थे, बहुत अच्छे माइलस्टोन्स अचीव किए थे। ठीक है? फिर जब इसरो बन गया, उसके बाद क्या हुआ? एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी हमने एस्टैब्लिश कर दिया, व्हिच वाज़ डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो इसरो को लेकर आ गए हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, जिससे सारा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सपोर्ट आएगा, क्योंकि उसकी पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा थी स्पेस टेक्नोलॉजी की। ठीक है? फिर इसके अलावा हमें क्या याद रखने की ज़रूरत है? कौन से हमारे की लीडर्स हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? वी हैव ऑलरेडी सीन डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्होंने फाउंडेशन रखी इस सब चीज़ों की। ठीक है? बट उसके अलावा और कौन थे? उसके अलावा जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट नाम हैं, वो हैं डॉक्टर सतीश धवन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम को तो सब जानते ही हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बट इससे पहले डॉक्टर कलाम का स्पेस में भी बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। एंड इनफैक्ट डॉक्टर सतीश धवन ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे स्पेस प्रोग्राम में। तो उन्होंने क्या किया? डॉक्टर सतीश धवन ने एक्सपैंडेड इसरोस की कैपेबिलिटी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया और अपने स्पेसिफिक लॉन्च व्हीकल्स और जो रॉकेट लॉन्चर्स थे उनको बनाने की तरफ काम किया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने इसी को ही आगे लेकर गए एंड उन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लॉन्च व्हीकल्स के लिए। इसके बाद ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल अपना मिसाइल डेवलपमेंट में। फिर अब ये तो ठीक है, ये सब तो चल रहा था, पर हमारी स्पेस रेस की तरफ क्या पोजीशन थी? तो अनलाइक यूएस एंड यूएसएसआर, जिनका काम यही चल रहा था कि स्पेस में सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना, अभी जैसे हमारी चल रही है सेमीकंडक्टर्स के लिए, एआई के लिए, 5G के लिए, हर कोई कंट्री अपने आप को सुपीरियर बनना चाहती है टेक्नोलॉजी में। उस टाइम पर कोल्ड वॉर में यही चल रहा था एंड स्पेस वाज द मेन थिएटर। ठीक है? तो रोज हर दूसरे दिन उनका कंपटीशन चलता था कि आज स्पेस में पहले कौन जाएगा, आज यूएस से पहले पहुंचेगा या यूएसएसआर, आज तेरा भाई मून पर लैंड करेगा, आज तेरा भाई मार्स पर जाएगा। तो ये रेस चल रही थी। बट इंडिया का फोकस क्या था? इंडिया का फोकस, जैसे हमने देखा था डॉक्टर साराभाई की जो स्पीच थी उससे, कि हमारा फोकस मून रेस में पड़ने का नहीं है, हमें स्पेस टेक्नोलॉजी को अपनी डेवलपमेंटल नीड्स के एड्रेस करने के लिए यूज करना है, सोशल चैलेंजेस, गरीबी हटाने के लिए इसको यूज करना है। ठीक है? और साथ ही हमें डिपेंडेंसी कम करनी है फॉरेन टेक्नोलॉजीज पे। तो अर्ली कोलैबोरेशन में हमें नासा, सोवियत ईएसए से सपोर्ट मिल रहा था, बट इसके बाद हम अपनी कैपेबिलिटीज बनाने में सक्सेसफुल हो गए। ठीक है? और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रोग्राम्स आए वो थे ये दोनों, इनसैट और आईआरएस। इनसैट था इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है? और आईआरएस था इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो हमने अलग-अलग उसकी पोटेंशियल रियलाइज करी कि क्या-क्या उसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। उसके बेसिस पर हमने सैटेलाइट मिशंस प्लान किए और उन्हें लॉन्च किया गया। सो इसीलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट मिशंस कौन से थे हमारे। तो जो हमारे मिशंस थे ना, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिक सैटेलाइट मिशंस में, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, नेविगेशन, ऑब्जर्वेशन और स्पेस फ्लाइट। सो अगर हम आज देखें तो इसरो 125 से ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट मिशन चला चुका है, ठीक है? एंड ये सारी अचीवमेंट्स हैं इसरो की जो अभी ऑलरेडी वो अचीव कर चुका है और दिस इज अंडर प्रोग्रेस। तो हमारा सबसे पहला सैटेलाइट वी ऑल नो, देख लिया हमने, आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था सोवियत रॉकेट से 1975 में। उसके बाद क्या हुआ? हमने एक अपनी सैटेलाइट सीरीज प्लान करी जिसका नाम क्या था? इनसैट सीरीज या फिर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अब उसका पर्पस क्या था? क्यों क्यों हम स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं? उसका क्या फायदा, क्या यूज करेंगे? तो उसका यूज आया कम्युनिकेशन, मीटियोरोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है? तो जो इनसैट 1B सैटेलाइट थी, उसकी लॉन्च के बाद क्या हुआ? सैटेलाइट टीवी, वेदर सर्विसेज रिमोट एरियाज में पहुंच गए। ऑलराइट, आज हमें सबको पता है सैटेलाइट यूज कर हम कनेक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। तो ये सब हुआ इन्हीं सैटेलाइट सीरीज की वजह से। इनका पर्पस यही था कि
छोटे से छोटी हमारा गाँव, छोटी से छोटी सिटी, बड़ी से बड़ी सिटीज़ सब हम कनेक्ट कर पाएँ। वहाँ पर हम कम्युनिकेशन सर्विसेज़ दे पाएँ, ब्रॉडकास्टिंग दे पाएँ और हम उनको वेदर फ़ोरकास्टिंग सर्विसेज़ भी दे पाएँ। ठीक है? आज भी इनसैट सीरीज़ की सैटेलाइट्स हैं और वो कंटिन्यू हो रही हैं। ठीक है? फिर एक और हमारी सीरीज़ आई जीसैट सीरीज़ यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। अब यूजुअली इनका पर्पस होता था कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब ये हैं यूजुअली हमारी हेवी सैटेलाइट्स, ठीक है? कम्युनिकेशन वाली, वेदर फोरकास्टिंग वाली ये थोड़ी हेवी सैटेलाइट्स रहती हैं हमारी। तो आज हम सब टाटा स्काई, एयरटेल, डीटीएच ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना? वो भी क्या यूज़ करती हैं? वो भी इन दोनों सीरीज़ की ही सैटेलाइट्स यूज़ करती हैं आज भी, ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है? तो हमारा जो डीटीएच आता है, जो हमारा सैटेलाइट इंटरनेट होता है, जो एटीएम्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है? या फिर हमारा जो रिमोट एरियाज़ में सैटेलाइट इंटरनेट आता है, वो यही सीरीज़ यूज़ करता है। ऑलराइट, इसके अलावा इनको हमने अलग-अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया, जैसे कि साइंटिफिक डिस्कवरीज़, वेदर रिसर्च, मीटियोरोलॉजी, ऑलराइट? उसके बाद आती है हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब एक पर्पस तो हमारा अचीव हो गया सैटेलाइट बनाकर कि हाँ, पहले हमने सैटेलाइट बनाकर लॉन्च करी, उससे हम पूरी इंडिया में क्या लेकर आ जाएँगे? कनेक्टिविटी लेकर आ जाएँगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी और बाकी सारे शहर को कनेक्ट कर देंगे। फिर हम ब्रॉडकास्टिंग भी कर देंगे, घर-घर में टीवी लग जाएगा, सबको सिग्नल मिल जाएँगे। ठीक है? तो एक बेसिक पर्पस हमारा अचीव हो रहा था इनसैट और जीसैट सीरीज़ से। उसके अलावा हमने देखा कि स्पेस में अगर हम सैटेलाइट भेजेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? और क्या फ़ायदा होगा? ये ऑब्ज़र्वेशन, रिमोट सेंसिंग। अब हमें पता है एक तो मिलिट्री एप्लीकेशन भी हो सकती है रिमोट सेंसिंग की। हम देखेंगे कि हाँ, आज यहाँ पर पाकिस्तान का लैंड नहीं था। ठीक है? बट हमें सैटेलाइट से दिखा कि 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पर उसके टैंक्स आ गए, ठीक है? तो एक ये मिलिट्री पर्पस हो गया, फिर अर्बनाइज़ेशन जैसे-जैसे बढ़ती गई, अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो हम कर पाएँगे। फिर वेदर पैटर्न्स देख पाएँगे, कैसे हमारी लेक्स डेवलप हो रही हैं, ठीक है? कैसे इन पर लोग कब्ज़ा कर रहे हैं और क्या हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है। कैसे हमें अपनी लैंड और वाटर रिसोर्सेज़ मैनेज करनी है, कैसे हम अपने फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे और अर्बन प्लानिंग के लिए क्या चीज़ सही होनी चाहिए, उसके लिए कैसे पता चलेगा? जब हमें एक ऊपर से उसका बर्ड्स आई व्यू या ओवरव्यू मिलेगा तभी हम देख पाएँगे ना। तो इसीलिए हमने लॉन्च करी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है? ये हमारी इंडिया है, तो यहाँ अगर सैटेलाइट रहेगी, तो सैटेलाइट के थ्रू हमें पूरा इंडिया दिखता रहेगा, ठीक है? तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे अपनी रिसोर्सेज़, अपना लैंड, अपने फॉरेस्ट और उसके बेसिस पर हम प्लानिंग करेंगे। तो एक ये था इसका पर्पस हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का। अब मान लो कि ये रिमोट सेंटिंग सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, तो ये कौन से ऑर्बिट में होती हैं यूजुअली? दे आर यूजुअली इन हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में या फिर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। फिर और कहाँ इसका यूज़ हो सकता है? और इसका यूज़ किया जा सकता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी, ठीक है? फिर आती है कार्टोसैट सीरीज़। अब कार्टोसैट सीरीज़ का मतलब पता है क्या है? क्या है? कार्टो वर्ड कहाँ से आया? कार्टोग्राफी से। कार्टोग्राफी क्या होता है? मैप बनाना। बस वही मैपिंग के लिए, मैप बनाना पूरा। तो मैप बनाने से क्या फ़ायदा होगा? हम अर्बन प्लानिंग कर पाएँगे, डिफेंस में उसको यूज़ कर पाएँगे, कार्टोग्राफी होएगी। सिंपल जैसे गूगल मैप्स हम यूज़ करते हैं। हम्म, ठीक है? तो वो किसी और सैटेलाइट का डेटा यूज़ करता है, बट ये कार्टोसैट सीरीज़ का वही सिमिलर पर्पस है। ठीक है? हमने हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़े थे, हैज़ार्ड ज़ोनेशन मैपिंग करते हैं, वल्नरेबिलिटी मैपिंग करते हैं। तो वो सब मैप का डेटा कहाँ से आएगा? वो सब यही कार्टोसैट सीरीज़ की सैटेलाइट्स प्रोवाइड करवाएँगी। फिर आती है हमारी रडार इमेज सैटेलाइट्स। अब ये क्या होता है रडार इमेज सैटेलाइट्स? अब मान लो कि ये हमारी सैटेलाइट स्पेस में गई हुई है, ठीक है? अब इसके ऊपर बादल आ गए, ठीक है? अगर इसके ऊपर बादल आ गए, तो हम कैसे देख पाएँगे? सिंपल कैमरे से अगर हम देखेंगे, तो दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव डेवलप्ड से अलग डिफरेंट रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स जो खराब से खराब वेदर में भी
क्लियरली बेस्ड अपॉन स्पेक्ट्रोग्राफी देख सकती है चीजों को। ठीक है, ऑल वेदर सर्विलेंस मिल सकता है। ठीक है, तो खराब वेदर में भी देखना हो सो वी कैन यूज रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स। फिर इसके अलावा ही स्पेक्ट्रोग्राफी और वो सारी चीजें होती हैं जो हेल्प करती हैं मेजर करने में कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं हमारे लैंड पैटर्न में, वेदर पैटर्न में, कहाँ फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं। ठीक है, अब जैसे पराली का इशू चल रहा है, पराली जलाने का, सो वो सब भी देखी जा सकती हैं रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स की हेल्प से, या फिर कार्टो सीरीज से भी देख सकते हैं, रिमोट सेंसिंग से भी देख सकते हैं। तो इस सीरीज का यही पर्पस था, जितने भी हमारे मैप बेस्ड एप्लीकेशन हैं, ठीक है, उन्हें हम अचीव कर सकें। फिर उसके बाद इसरो ने लॉन्च किए कुछ इंटरप्लानेटरी मिशन। तो सबसे पहला हमारा मिशन क्या था? सबसे पहले हमारा आया चंद्रयान वन। चंद्रयान वन हमारा पहला लूनर प्रोब था। उसकी की डिस्कवरीज क्या थी? वाटर मॉलिक्यूल्स वर डिस्कवर्ड मून के सरफेस पर। ठीक है, उसी के बाद ही उसकी सक्सेस के बेसिस पर गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया? चंद्रयान। तो चंद्रयान टू वॉज लॉन्च्ड। उसमें क्या था? एक ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। तो लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान, और उसे किधर जाना था? साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। बट इशू क्या हुआ? वो सॉफ्ट लैंडिंग कर नहीं पाया। तो फिर जो हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, तो रोवर भी बाहर नहीं आया। बट जो ऑर्बिटर था, उसका पर्पस क्या था? वो ऐसे इधर बाहर मून के चक्कर लगाएगा, घूमेगा बाहर। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा लैंडर विक्रम लैंड करेगा, उससे फिर प्रज्ञान निकल कर आएगा जो उसकी सरफेस पर चलेगा, वहां से सैंपल्स वगैरह इकट्ठे करेगा, और बाकी जो उसके पेलोड्स हैं, ठीक है, जो सेंसर्स हैं, वो जो उनका पर्पस है वो डिटेक्ट करेंगे वहां पर चीजें। बट ये सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी, इसीलिए ये दोनों चीजें नहीं चली। बट ऑर्बिटर ने अपना काम ठीक से किया। ठीक है, फिर अब उसी को ओवरकम करने के लिए हमने फिर से प्लान किया। हम अपनी फेलियर से डरे नहीं और हम चले गए आगे चंद्रयान थ्री की तरफ, एंड विद द हेल्प ऑफ चंद्रयान थ्री वी बिकेम वन अनदर कंट्री जो एक सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर पाई साउथ पोल पर। ठीक है, तो इसमें भी वही सिमिलर चीज थी, रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर हमारा। अब इसमें स्पेसिफिक कुछ पेलोड्स थे, जैसे ये चैस्ट, रंबा, एलआरए। अब यूपीएससी ऑलरेडी इसका क्वेश्चन पूछ चुका है अपने मेंस में 2023 के। ऑलराइट, सो ये दोनों का मेन डिस्टेंस था चंद्रयान टू और चंद्रयान थ्री का। तो चंद्रयान थ्री से हमें सक्सेस मिल गई, सॉफ्ट लैंडिंग हमारी अचीव हो गई। ठीक है, अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको लॉन्च कौन से रॉकेट से किया। तो दिस वाज लॉन्च विद द हेल्प ऑफ जीएसएलवी मैक थ्री, या फिर इसे हम बोलते हैं एलवीएम थ्री। तो एलवीएम थ्री से इसको लॉन्च किया था। ठीक है, फिर आता है हमारा अनदर मिशन, मॉम, या फिर मंगलयान, या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन। ना मार्स ऑर्बिटर मिशन हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही अटेम्प्ट में सीधा डायरेक्ट मार्स तक पहुंच गए, और हमारा जो बजट था ना उस टाइम मार्स पर जाने का बहुत ही कम था, अराउंड 74 मिलियन डॉलर था। इससे ज्यादा बजट में तो जो उस टाइम पर मूवीज आ रही थी ना, जैसे कि अवतार एटसेट्रा, वो मूवीज हमने देखी होंगी, उनका बजट हमारे बजट से ज्यादा था। तो जो हॉलीवुड मूवीज का बजट है उससे कम में भी हम पहुंच गए डायरेक्टली मार्स पर। तो ये इसरो के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था? मार्शियन सरफेस को, उसके एटमॉस्फेरिक वेदर पैटर्न्स, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज लॉन्च्ड अपना पीएसएलवी एक्सेल से। ठीक है, तब जीएसएलवी हमारे पास था नहीं, जो एलवीएम थ्री है तब था नहीं, तब हम यूज करते थे पीएसएलवी। तो पीएसएलवी का ही एक वेरिएंट था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी का वेरिएंट था हमारा एक्सेल वेरिएंट। तो उसको हम यूज किया, हमने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। तो मोस्टली हमारी जो लॉन्चेस होती है ना, वो यहीं से होती हैं, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो उसका पर्पस यही था, मार्स तक गया और उसको स्टडी किया। फिर
उसके अलावा आदित्य L1, आदित्य L1 भी अभी रिसेंटली गया था पिछले साल ही। तो ये हमारा सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट पहले भी बहुत बार। ये कहाँ जाएगा? L1 क्या होता है? आदित्य का मतलब होता है संस्कृत में सन, तो डायरेक्टली याद रख लेना ये सन से रिलेटेड है। और L1 क्या था? L1 लेग्रांज पॉइंट होता है। लेग्रांज पॉइंट क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड्स बैलेंस आउट कर लेती हैं, तो इसीलिए कोई भी सैटेलाइट होगी वहां पर स्टेबल रह सकती है। तो मल्टीपल लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं, बट हमने इस मिशन के लिए L1 पॉइंट को चूज किया था। ठीक है, अब उसमें अलग अलग प्रोब्स थे, उसका भी वही पर्पस था कि सोलर विंड्स को स्टडी करेगा। ठीक है, सन के एटमॉस्फेयर को, सन के टेम्परेचर को, कोरोना को स्टडी करेगा वो। और बाकी हमारा डेटा भेजता रहेगा अर्थ पर। सो दिस वाज आदित्य L1, जो था सन के एटमॉस्फेयर को, कोरोना को, क्रोनोस्फेयर को स्टडी करना, सोलर विंड्स को स्टडी करना और उसके इम्पैक्ट को स्टडी करना, फिर डेटा भेजना अर्थ पर। फिर उसके बाद हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक और है, वो है हमारा नेविगेशन। नाउ सैटेलाइट्स हमने भेज दी, कार्टोग्राफी हमने कर ली, रिमोट सेंसिंग कर ली, कम्युनिकेशन कर लिया, उसके बाद हमें स्पेस में और क्या चाहिए? हमें चाहिए नेविगेशन। क्यों? क्योंकि मान लो कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे इट इज सेड कि कारगिल वॉर के टाइम पर हमारे इक्विपमेंट्स क्या यूज कर रहे थे? जीपीएस। ठीक है, और जीपीएस उस टाइम वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस मिलिट्री। तो यूएस मिलिट्री ने डिक्लाइन कर दिया जीपीएस एक्सेस देने से। तो मान लो कोई वॉर चल रही है, ठीक है, और हमें एकदम से जीपीएस एक्सेस मिलनी ही बंद हो जाए, तो हमारे सारे इक्विपमेंट्स कैसे काम करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है उन्हें काम करने का। तो हमें एक सेल्फ रिलायंट सिस्टम चाहिए, हमें एक आत्मनिर्भर या इंडिजिनियस सिस्टम चाहिए, जो कि हमें हेल्प करे डिफिकल्ट टाइम्स में भी और रोज भी, ताकि हमें किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े मुश्किल सिचुएशन में। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया और हमने अपना मिशन लॉन्च किया, जिसे हम बोलते हैं IRNSS। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या फिर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। सो ये इंडिया का अपना खुद का इंडिजीनियस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम्स में। तो ये इंडिया एंड नेबरिंग रीजन्स को 1500 किलोमीटर तक कवर करता है। तो यूपीएससी ने इसमें स्टेटमेंट दे दी थी 1500 को, उसने कर दिया था 15,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही वो फंसाता है। जब भी ऐसा डेटा दिया होता है ना स्टेटमेंट में, तो उसको ध्यान से देखा करो, क्योंकि वो यूजुअली गलत डेटा देकर ही स्टेटमेंट में फंसाता है। फिर जो भी हमारी नेविगेशन की एप्लीकेशंस हैं वो सारी इसमें होंगी। इसके अलावा और क्या हमें याद रखना है, और क्या स्टेटमेंट दी थी यूपीएससी ने कि कितनी सैटेलाइट्स हैं? तो ध्यान रख लेना, इसमें हमारी 7 सैटेलाइट्स हैं। 3 सैटेलाइट्स होंगी, वो होंगी हमारी जियो स्टेशनरी में। ठीक है, अब ऑर्बिट अलग अलग टाइप के ऑर्बिट में अभी डिटेल में नहीं जा रहा है, इसमें वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी उससे। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी जो होता है दैट इज अ स्पेशल केस जियो सिंक्रोनस का। ठीक है, और उसका एल्टीट्यूड क्या होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का? 35,786। बस ये याद रख लेना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का एल्टीट्यूड होता है 35,786। इसमें जो सैटेलाइट का अपना ये पीरियड होता है पूरा, दैट मैचेस विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो 24 घंटे अगर हम मान लें अर्थ का रफली कि हमारा रोटेशन पीरियड है, तो सैटेलाइट का जो अर्थ को रेवोल्यूशन का पीरियड होगा वो 24 आवर ही होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ सैटेलाइट का इज इक्वल टू अर्थ का रोटेशन का पीरियड। तो इससे क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम कभी भी देखेंगे ना, मान लो मैं यहाँ से दिल्ली से इस सैटेलाइट को देख रहा हूँ, तो मैं दिन में किसी भी टाइम देखूंगा वो सैटेलाइट मुझे हमेशा यहीं पर दिखेगी। पूरे साल 24 घंटे 5 7 दिन हमेशा वो सैटेलाइट मुझे यहीं देखेगी। तो वो कौन सी होती है ऐसी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो इसमें हमारी 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, और हमारी 4 है जियो सिंक्रोनस, वो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस वाला हमें पता है वो ऐसे 8 की शेप बनाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, बस ये बात ध्यान रख लेना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होता है, इट इज अ स्पेशल केस, वो इक्वेटर से मैच करता है उसका ऑर्बिट।
35786 किलोमीटर उसका एल्टीट्यूड की हाइट होती है, 35,786। और हमारा जो IRNSS या नाविक है, उसमें हमारी 3 सैटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी में और 4 सैटेलाइट्स हैं जियो सिंक्रोनस में। बाकी ये ऑर्बिट वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, कैसे सैटेलाइट्स काम करती हैं, इन सब पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा स्पेस तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट इसमें हम खाली स्पेस प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ। ठीक है, तो 7 सैटेलाइट्स, 1500 किलोमीटर इंडिया एंड उसके कुछ बियॉन्ड भी। बस यही चीज इसमें हमें याद रखने की जरूरत है। अब इसके अलावा क्या है, कुछ ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स भी हैं जो हमें पता होने चाहिए। दे आर जीपीएस, जीपीएस किसका है, यूएसए का। ग्लोनास रशिया का। गैलीलियो ईयू का। एंड बेडू चाइना का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाविक या फिर IRNSS जो कि लॉन्च किया इसरो ने नेविगेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। अब देयर आर सर्टेन फ्यूचर मिशंस जिन्हें हम प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है गगनयान। अब गगन क्या होता है, हमें सबको पता है, स्काई। गगन क्या होता है, स्काई। यान क्या होता है, व्हीकल। तो क्या करेगा ये, स्पेस में हमारा क्रू को लेकर जाएगा। अभी तक जो हमारे इसरो के मिशंस थे वो सारे क्या थे, अनमैन्ड मिशन। हमने आज तक खुद इंडिजिनियसली इंसान को स्पेस में नहीं भेजा। तो इस मिशन का पर्पस यही है कि हम वो भी बैरियर आज ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और खुद ही अपना क्रू को हम स्पेस में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम किधर लेकर जाएंगे उनको, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो 3 मेंबर क्रू 5 दिन तक हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, तो ये लोअर ऑर्बिट एल्टीट्यूड क्या रहेगा इसका, अराउंड 400 किलोमीटर। और फिर वापस उनको अर्थ पर भी लेकर आना है, यानी कि वापस वहां ले गए और छोड़ दिया। तो इसके लिए आगे देखेंगे, वी आर डेवलपिंग अ स्पेशल रॉकेट। ये LVM-3 का ही एक नया वेरिएंट बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन रेटेड LVM-3, HRLVM। ठीक है, अब इसमें अलग अलग चीजें होंगी, कैप्सूल होगा, क्रू मॉड्यूल जिसमें जाएगा, ठीक है, फिर वो उनको वापस लेकर आएंगे। सो इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है, दिस इज अंडर डेवलपमेंट। उसके अलावा है हमारा शुक्रयान। शुक्रयान है 2025 के लिए प्लान। तो ये वीनस ऑर्बिटर मिशन, जैसे हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन चलाया था, मार्स पर भेजा था, अब हम इस बार वही प्लान कर रहे हैं कि वीनस पर भेजेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बेसिक। एंड अनदर इंपॉर्टेंट मिशन जो मोस्ट प्रोबेबली इस साल या अगले साल लॉन्च होगा, वो है नासा के साथ हम इसे बना रहे हैं, दैट इज निसार। निसार सैटेलाइट। निसार का क्या फुल फॉर्म है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो नासा के साथ ही जॉइंट सिस्टम हम ये डेवलप करेंगे। ठीक है, इससे क्या पढ़ेंगे हम, फायदा क्या होगा इससे, अर्थ का इकोसिस्टम, आइस मास चेंजेस, जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड क्लाइमेट रिलेटेड चीजें हैं उसमें इट विल हेल्प। क्यों, सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। ठीक है, जहां पर भी रेडार की बात हो तो वहां समझ जाना, यही सारी चीजें आएंगी। तो करेगा क्या ये मिशन, इंटायर ग्लोब को 12 दिन में मैप करेंगे और स्पेशियल टेम्पोरल डेटा मिलेगा। स्पेशियल टेम्पोरल मतलब स्पेस से भी और टाइम से भी। मान लो कि पूरी इंडिया कवर कर ली, इंडो पैसिफिक कवर कर लिया, और टाइम तो हमने 6 महीने में क्या चेंजेस हो रहे हैं, 1 साल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, 2 साल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो स्पेस भी और टाइम भी। ठीक है, तो मान लो 1 साल के अंदर अंदर इंडिया का फॉरेस्ट लैंड में क्या क्या चेंजेस हुआ, कितना फॉरेस्ट बचा है अभी हमारा, तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। फिर मान लो कि आर्कटिक आइस देखनी है हमें, तो 1 साल में कैसे चेंज हुई, पहले 3 महीने में कितनी थी, फिर 3 महीने में क्या हुआ, फिर 3 महीने में क्या हुआ। तो ये स्पेस भी और टाइम भी, दोनों चीजों को हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे इसको, किसी भी जगह को विद इन अ टाइम पीरियड। चेंजेस इन अर्थ इकोसिस्टम, आइस मास, वेजिटेशन, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हैजार्ड्स, वोल्केनो, सुनामी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब में ये काम आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अंडर डेवलपमेंट एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन रहने वाला है हमारे लिए। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है हमारा लॉन्चर्स, या फिर हम रॉकेट्स कौन से यूज करते हैं। इस पर भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है,
आज प्रेजेंटली हमारे पास हैं 3 एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं। देखो हमारी जब शुरुआत हुई थी ना, जो रोहिणी के टाइम से हमारे वो चल रहे थे, तो कौन से हुआ करते थे? एसएलवी, एएसएलवी, फिर एसएसएलवी आया, ठीक है? मॉम में हमने पढ़ा पीएसएलवी के स्पेशल वेरिएंट लेकर गए थे हम, पीएसएलवी एक्सेल। उसके बाद हमने डेवलप किए जीएसएलवी, एलवीएम3 और अभी ये डेवलप हो रहा है। पर्पस क्या था? हम और नए-नए क्यों डेवलप कर रहे हैं? ठीक है? इसीलिए डेवलप कर रहे हैं कि मान लो ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के पार वेरियस ऑर्बिट्स होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, फिर जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, अलग-अलग ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है? अब मान लो ये है हमारी अर्थ, ठीक है? हमारे जो ट्रेडिशनल रॉकेट्स हैं, वो लेकर जा सकते हैं। एक सैटेलाइट मान लो हमें लॉन्च करवानी है उस रॉकेट से, ठीक है? तो वो एक सैटेलाइट 100 केजी की लेकर जा पा रहा है लो अर्थ ऑर्बिट पर। अब मैंने एक नई सैटेलाइट बनवाई, ठीक है? जो पुरानी सैटेलाइट थी 100 किलो की, उससे अच्छे मेरे फीचर्स थे और उसकी वजह से क्या हुआ, नए इक्विपमेंट लगाए तो उसका वेट ना बहुत बढ़ गया। वो 1 टन की हो गई, यानी कि 1000 किलो की हो गई। अब जो मेरा एग्जिस्टिंग रॉकेट है, वो खाली 100 किलो की यहाँ तक लेकर जा सकता है। तो उसके लिए मेरे को अगर 1000 किलो की भेजनी है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नासा के पास जाना पड़ेगा कि भाई मेरी सैटेलाइट लॉन्च करवा दो, या रशिया से बोलना पड़ेगा कि मेरा लॉन्चर जो है, वो खाली 100 किलो की यहाँ तक ले जा पा रहा है, 1000 किलो की सैटेलाइट है भाई, तो तू मेरी करवा दे। या मैं यूरोप को जाकर बोलूँगा, जो उनका एरियाने रॉकेट है, कि उससे लॉन्च करवा दो। ठीक है? इसको ओवरकम करने के लिए हम अपने नए खुद के और पावरफुल रॉकेट्स बना रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल कम हम ले जा पाते थे, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वी आर डेवलपिंग न्यू लॉन्चर्स, ताकि हम भारी से भारी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट या जीटीओ या जीईओ तक ले जा सकें। ठीक है? यही बेसिक है पर्पस हमारा नए और पावरफुल रॉकेट्स बनाने का। ठीक है? तो हमारे जो बेसिक रॉकेट्स हैं, अब मान लो एक और चीज़ समझ लो कि अगर ये 1000 किलो की सैटेलाइट यहाँ तक ले जा सकता है, तो 100 किलो की सैटेलाइट कहाँ तक ले जा पाएगा? ऑब्वियसली इससे ज़्यादा दूर तक ले जा पाएगा, ठीक है? तो हमारी जो छोटी सैटेलाइट होगी या हल्की सैटेलाइट होगी, उसे अगर हमें और ज़्यादा दूर भेजना है, तो भी हमें ये रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी हम इस रॉकेट को यूज़ करेंगे, ठीक है? यही बेसिक पर्पस होते हैं हमारे नए रॉकेट्स डेवलप करने का। तो हमारा जो पीएसएलवी था, वो खाली 1750 केजी तक का पेलोड ले जा सकता था लो अर्थ ऑर्बिट तक, और ऑन द अदर हैंड 1400 केजी तक का जीटीओ तक। अब जीटीओ क्या होता है और जीईओ क्या होता है, वो भी बेसिक देख लो। जीटीओ ये होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो हमारा जो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, हम डायरेक्टली वहां पर सैटेलाइट नहीं भेज रहे। क्यों? क्योंकि वो ऑर्बिट हमसे बहुत दूर है, 30,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्टली उधर सैटेलाइट नहीं भेज रहे। देयर आर मल्टीपल अदर ऑर्बिट्स, जिनमें से एक ऑर्बिट को हम बोलते हैं जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये होते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? ये होते हैं ऐसे एलिप्टिकल। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इस ऑर्बिट का है अपोजी और पेरोगी। तो अगर मैं अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर दूं यहां तक, ठीक है, मान लो कि मैं 30,000 किलोमीटर तक अपनी सैटेलाइट नहीं भेज सकता, मेरे रॉकेट में इतना दम ही नहीं है और मुझे बहुत पावरफुल रॉकेट चाहिए। तो मैंने और साइंटिस्ट ने एक नया यहाँ पर ऑर्बिट ढूंढा है। अगर मैं अपनी सैटेलाइट यहाँ भेज दूं, मान लो कि ये हो गया हमारा खाली 1000 किलोमीटर, तो मान लो 1000 किलोमीटर तक मैंने सैटेलाइट भेज दी, वो सैटेलाइट फिर उस ऑर्बिट में ट्रैवल करेगी। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगी ना, तो मैं उसके सैटेलाइट के इंजन एक्टिवेट कर दूंगा, थ्रस्टर एक्सेट्रा एक्टिवेट करूंगा, और उसको मैं एक नए ऑर्बिट में ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। तो ये जीटीओ हमारा ओवरलैप हो रहा है जीईओ से। तो मैं सैटेलाइट इधर से लॉन्च करूंगा, ठीक है, फिर वो थोड़ी ट्रैवल करेगी, यहाँ पहुंचेगी, जैसे ही उस पॉइंट पर पहुंचेगी मैं थ्रस्टर चालू कर दूंगा और उसका ऑर्बिट चेंज कर कर उसे जीईओ में भेज दूंगा, ठीक है। तो जीटीओ को हम कैसे यूज कर रहे हैं? तो जीटीओ मान लो हमारे लिए हो गया एक हाईवे की तरह, जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी सैटेलाइट को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जीईओ में लेकर जा रहे हैं, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में लेकर जा रहे हैं।
पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब यही यूज करती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर सैटेलाइट भेजेंगे तो एक तो हमें पेलोड ज्यादा भारी ले जा नहीं पाएंगे और ज्यादा पावरफुल लगेगी। इतने बड़े बड़े रॉकेट कहाँ से लेकर आए, पॉसिबल ही नहीं है बनाना। ठीक है, तो डायरेक्टली हम जीटीओ में भेजेंगे, जो कि फिर सैटेलाइट पर लेकर चली जाएगी हमारे जीईओ में। सो सभी जीटीओ को यूज करते हैं और इससे भी नीचे आता है हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट, वो समवेयर अराउंड यहाँ। ठीक है, तो हमारा जीएसएलवी मैक 2 था, वो क्या कर रहा था, जीएसएलवी मैक 2 2,500 किलो तक तो ले जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, बट उससे भारी नहीं ले जा पाएगा, इसीलिए हमने बनाया मैक 3 या एलवीएम 3। अब ये क्या करेगा एलवीएम 3 हमारा, ये एक 10,000 किलो यानी कि 10 टन तक की भी ले जाएगा और 4,000 किलो की सैटेलाइट को जीटीओ तक ले जाएगा, ताकि हम उसको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डाल सकें। समझ गए, वरना पहले हमें इन सब की लिए इनकी जरूरत पड़ती थी। हम यूज करते थे इसके अलावा फ्रांस, फ्रेंच गुयाना से हम लॉन्च करवाते थे ना। फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है बताओ कमेंट्स में। तो फ्रेंच गुयाना से, एरियाने से हम लॉन्च करवाते थे। ठीक है, एरियाने 5 रॉकेट सबने सुना होगा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हेल्प लेते थे या नासा को अपनी सैटेलाइट भेजते थे कि भाई मेरी सैटेलाइट 4,000 किलो की है, मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, तू ले जा। ठीक है, इसीलिए हमने ये नए रॉकेट डेवलप करे, इन्हें हम और डेवलप कर रहे हैं। तो जो पीएसएलवी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए लॉन्च व्हीकल्स है, उसको बोलते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। उसके फीचर्स क्या है, मल्टीपल सैटेलाइट कर सकता है और सबसे सक्सेसफुल अभी तक हमारे लिए वही रहा है। अब उसमें कितने स्टेजेस हैं, देखो ये यूपीएससी पूछ चुका है, जीएसएलवी के लिए उसने पूछा था कि कितने स्टेजेस हैं। तो हमारे पीएसएलवी में कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेज इंजन है, 4 स्टेज सॉरी रॉकेट है, ये याद रख लेना। 4 स्टेजेस होते हैं पीएसएलवी में। और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करती थी एक ही मिशन में। ठीक है, तो 104 छोटी छोटी हम सैटेलाइट, मान लो कि 10-10 ग्राम की सैटेलाइट हमने उसमें डालकर भेज दी थी और उन सबको ऑर्बिट में अलग अलग प्लेस किया था इसी मिशन के थ्रू, एक ही सिंगल मिशन के साथ। तो हमारा चंद्रयान और मॉम गया था, वो भी पीएसएलवी से ही गया था। ये किससे गया था, पीएसएलवी एक्सेल से। ठीक है, अब और भारी हमें चीजें भेजनी थी, मान लो विक्रम को भेजना है, प्रज्ञान को भेजना है, तो वो ऑब्वियसली भारी हो जाएगा। तो हमारी एग्जिस्टिंग ले जा ही नहीं पाएंगी सैटेलाइट, हमारे एग्जिस्टिंग रॉकेट्स ले जा ही नहीं पाएंगे, इसीलिए वी स्टार्टेड यूजिंग जीएसएलवी और एलवीएम 3। अब जीएसएलवी का पर्पस यही था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बहुत भारी होती हैं, इंटरप्लैनेटरी मिशन, गगनयान एटसेट्रा, उन सब में वेट बढ़ जाएगा, तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अब इसमें स्पेसिफिक खास चीज क्या है हमारी, ये है 3 स्टेज। इसमें होते हैं हमारे 3 स्टेजेस। ऑलराइट, तो ये है हमारा जीएसएलवी और इसमें है, दिस इज हमारा एलवीएम 3 और इसमें है हमारे 3 स्टेज, ये याद रख लेना हमेशा। जीएसएलवी में 3 स्टेजेस होते हैं, एलवीएम 3 भी जीएसएलवी का ही नया वेरिएंट है, जीएसएलवी मैक 3 को ही हम एलवीएम 3 बोलते हैं और इसमें है 3 स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहला स्टेज है हमारा ये कोर, जो है लिक्विड, लिक्विड होता है जिसमें, लिक्विड स्टेज। उसके अलावा जो हम ये देखते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। ठीक है, इसमें क्या रहता है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स होते हैं, जैसे कि इसमें ये है S-200, सॉलिड फ्यूल होगा इसमें। ठीक है, ये होते हैं हमारे सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, स्ट्रैप ऑन्स बोलते हैं इनको। तो एक हो गया लिक्विड सॉलिड स्ट्रैप ऑन्स, फिर होता है हमारा क्रायोजेनिक अपर स्टेज। अब क्रायोजेनिक अपर स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो क्या होता है क्रायोजेनिक में, क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्मेट में हमारा फ्यूल और हमारा ऑक्सीडाइजर रहता है इसमें। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर यानी कि मान लो कि हमारी ऑक्सीजन और हमारा जो फ्यूल है हाइड्रोजन, वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, अराउंड -183 डिग्री। क्रायोजेनिक मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, तो इससे बेनिफिट होता है कि हमें जो कम फ्यूल पर भी एक्स्ट्रा थ्रस्ट, एक्स्ट्रा पावर, वो सारी चीजें मिलती हैं। इसीलिए हमने ये क्रायोजेनिक सिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप किया है। ठीक है, तो ये
सिस्टम को डेवलप करने में बहुत टाइम लग गया। इसके अलावा क्या हुआ था कि एमटीसीआर एक्सेट्रा से इंडिया पे सैंक्शंस थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। तब इंडिया उसका पार्ट नहीं हुआ करता था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime का। तो हमें टेक्नोलॉजी कोई और कंट्री दे भी नहीं रही थी। तो इसीलिए हमने इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया, खुद बनाया इस टेक्नोलॉजी को। इसमें भी इसरो प्लेड अ मेजर रोल। ठीक है? तो सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो याद रख लेना, जीएसएलवी में एलवीएम-3 में कितने स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं। सॉलिड ट्रैप एंड बूस्टर्स होते हैं, कोर लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक अपर स्टेज, फिर उसके बाद होता है हमारा उसके ऊपर पेलोड, जिसमें हम पेलोड लेकर जाते हैं। जो भी हमने सैटेलाइट भेजनी है, वो इधर ही रहेगी पेलोड। ठीक है? अंडरस्टूड? समझ गए? तो ये क्या फ़ायदा क्या होगा? 4 टन तक या 4000 किलो तक को हम जीटीओ में भेज सकेंगे, और ऑब्वियसली अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जाना है तो उसके लिए तो हम और भी ज़्यादा भारी सैटेलाइट भेज सकते हैं। ठीक है? तो ये जीईओ, जीटीओ भी समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईज़ी चीज़ है। ठीक है? तो हमारे ये 3 प्राइमरी अभी हम यूज़ कर रहे हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलपीएम-3। तो अब कोई भी अगर तुम्हें स्टेटमेंट आई कि किससे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? अब मान लो उसने पूछा कि चंद्रयान-3 वाज़ लॉन्च बाय पीएसएलवी, तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि भाई पीएसएलवी में तो इतना दम ही नहीं था कि वो उसको लॉन्च करवा पाए। तो इसीलिए उसने जीएसएलवी मैक 3 ही या एलवीएम-3 ही यूज़ किया होगा। तो वो स्टेटमेंट हो गई गलत। ऐसे वहाँ पर अब सोच लेना दिमाग लगाकर, ठीक है? फिर क्या आता है? हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है दैट हैज़ नॉट बीन फ्री फ्रॉम चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने को मिले हैं। सबसे बड़ा इशू रहा है स्टार्टिंग से ही, वो रहा है बजट कंस्ट्रेंट का। क्यों? वी आर अ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है? हम इसरो को कंपेयर करें, वहाँ नासा और ईसीए का इतना ज़्यादा बजट रहता है, बट इसरो का बजट बहुत कम है। इसीलिए लो बजट में इतने अच्छे मिशन बना पाना बहुत मुश्किल है। बट इसरो इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। डिस्पाइट अपने लो बजट के, वो आज भी अच्छे मिशंस लॉन्च कर रहा है। जैसे मंगलयान, खाली $74 मिलियन में। हॉलीवुड मूवीज से भी कम बजट में उसने मार्स तक अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचा दिया। ठीक है? तो सबसे बड़ा इशू रहता है हमारा बजट कंस्ट्रेंट्स का। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट डिपेंडेंस हमारी, आज भी हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे क्रायोजेनिक इंजन के लिए रहना पड़ रहा था, प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था। कोई टेक्नोलॉजी देने को ही तैयार नहीं है। वो क्यों चाहेगा कि हम आगे बढ़ें? ठीक है? दे डू नॉट वांट इंडिया टू सक्सीड। तो ये इशू चल रहा था। फिर आती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, टेस्टिंग लॉन्चिंग का। प्राइमरीली एक ही है हमारे पास, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। इसकी वजह से ही और डिलेज होते हैं। फिर क्या हो रहा है? ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है एलवीएम-3, वो भी अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कंपेयर करें ना, तो इवन दैट इज वे वे बिहाइंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के। स्पेसएक्स जैसी जो प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं, ब्लू ओरिजिन आ गई हैं, वो उससे भारी सैटेलाइट्स पेलोड्स आज भेज सकती हैं, और उससे कम दाम में। तो जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है ना, वो इन्हीं को प्रेफर करते हैं कि स्पेसएक्स से लॉन्च करवा देते हैं, फाल्कन 9 से लॉन्च करवा देते हैं, या ब्लू ओरिजिन से करवा देते हैं। इनफैक्ट इंडिया भी खुद ऐसा भी सोचती है कि कभी सैटेलाइट बनाकर इतनी सस्ती पड़ रही है, तो हम अपना रॉकेट क्यों लॉन्च करें, उन्हीं से लॉन्च करवा लेते हैं। ठीक है? तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पेसएक्स ब्लू ओरिजिन पूरी टक्कर दे रहा है। वो हेवियर पेलोड्स को कम दाम में लेकर जा पा रहा है, जिसको हम अभी मैच नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये भी है। ठीक है? और क्या है? रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी, वो उन्होंने डेवलप कर ली स्पेसएक्स ने। इसके लिए कॉस्ट और कम हो गई। बट हमारा जो पीएसएलवी है, वो रिलायबल तो है, वर्कहॉर्स है हमारे लिए वो, बट अभी भी वो रीयूजेबल नहीं है। इसीलिए कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई उसकी। फिर जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, सैंक्शंस, एक्सेस टू कोलैबोरेशंस एंड मार्केट्स, जो मुश्किल बना देती हैं। जैसे पहले जब एमटीसीआर के रिस्ट्रिक्शंस थे हम पर, तो क्रायोजेनिक अपर स्टेज की टेक्नोलॉजी हमें मिल ही नहीं पा रही थी।
इसके अलावा हमें जो हेवियर लॉन्चेस करने होते हैं, उसके लिए अभी भी हमें डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है बाहर। एरियाने रॉकेट यूज़ करने पड़ रहे हैं, फ़ैल्कन यूज़ करने पड़ रहे हैं, स्पेसएक्स, ईएसए, नासा इन सब की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो हमें खुद की टेक्नोलॉजी अभी और डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि हम रीयूजेबल व्हीकल्स बनाकर लॉन्च कर पाएँ और हेवी पेलोड्स हम स्पेस में ले जा सकें। ठीक है? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वी नीड बजट। तो सरकार को बोलो इसरो का बजट बढ़ा दे। ठीक है? इतनी जगह पैसा उड़ाते हैं, उससे अच्छा है कि इसरो का बजट बढ़ाओ। तो सबसे मेन यही चैलेंजेस हैं, इनको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है ताकि इसरो और ज़्यादा आगे बढ़ सके एंड वी आर एबल टू कम एट पार विद जो ग्लोबल स्पेस प्लेयर्स हैं। इसके अलावा द लास्ट थिंग इज़ इसरो's कंट्रीब्यूशन हमारी डेवलपमेंट में। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसरो का रोल क्या रहा है हमारी डेवलपमेंट में जो एनविजन किया था उस टाइम पर डॉक्टर विक्रम साराभाई में। तो इट हैज़ बीन स्पेस प्रोग्राम लीडर, एक्सप्लोरेशन, स्पेस डिस्कवरी सब चीज़ में उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमने देखा कैसे जीसैट, इनसैट सैटेलाइट्स बनाई टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड के लिए और हमारी जो सर्विसेज़ थी जैसे टीवी, इंटरनेट, ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ वो सब प्रोवाइड करवाई छोटे से छोटे गाँव में भी और सभी शहरों में भी। फिर लेकर आए हम रिमोट सेंसिंग जिससे हम क्रॉप मॉनिटरिंग, वाटर मैनेजमेंट एटसेट्रा कर पा रहे हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में उसका रोल है, वेदर मॉनिटरिंग में रोल है। आईएमडी के साथ मिलकर फ़ोरकास्ट प्रोवाइड करवाते हैं वो, ठीक है? फिर नेविगेशन में पढ़ लिया हमने, नाविक में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, नेविगेशन प्रोवाइड करवाना। फिर आईआर में भी इम्पोर्टेंट रोल है। इसरो लॉन्च अ स्पेसिफिक सैटेलाइट सार्क के लिए जिसको नाम दिया गया था साउथ एशियन सैटेलाइट। तो इसका पर्पस था टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ को, ठीक है? अंडर ना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बट पाकिस्तान को लगा कि ये भी स्पाई सैटेलाइट है, तो पाकिस्तान इससे भी डर गया था। फिर आता है हमारा गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में, यहाँ यूज़ हो रहा है। अर्बन डेवलपमेंट में भी है, ऑलरेडी सीन कैसे हम कार्टोसैट सीरीज़ की सैटेलाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर डिफेंस सिक्योरिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, फिशरीज़, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग इन सब चीज़ों में दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल हमारा। ठीक है? तो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड कि रॉकेट लॉन्च कर दिया, बट उससे पूरी इंडिया को कितनी अलग-अलग चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, मेडिसिन हो, हेल्थ केयर हो, एक्सप्लोरेशन हो, ठीक है? एनवायरनमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हो, हर फील्ड में इंडिया को फ़ायदा हो रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसरो's कंट्रीब्यूशन। सो दिस इज़ व्हाई हमारे इंडिया की सक्सेस के लिए इसरो हैज़ प्लेड अ मेजर रोल, ठीक है? एंड इसके जो फर्दर हमने देखा अभी इसके चैलेंजेस हैं, उसे हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को एडिशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है इसरो को, ताकि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके और हम एक ग्लोबल स्पेस प्लेयर बन सकें। वी आर ऑलरेडी अ ग्लोबल स्पेस प्लेयर बट एट पार विद अदर्स, ठीक है? वो हमसे हेवी लॉन्च कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सो हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इसरो ने हमारा इंडिया को ट्रांसफ़ॉर्म किया एंड दिस इज़ हाउ हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम की ये जर्नी हमें देखने को मिली फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, टिल प्रेज़ेंट अभी तक जो भी हुआ वी हैव सीन एवरीथिंग इसमें। ठीक है? ओरिजिन से लेकर ना प्रेज़ेंट चैलेंजेस तक और इसरो के कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट तक वी हैव सीन एवरीथिंग। तो यूपीएससी मोस्टली इसी के अराउंड ही क्वेश्चन पूछेगा। मेंस में भी अगर उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे इससे लिंक्ड तो वहाँ पर हमेशा सैटेलाइट एटसेट्रा अब तुम्हें समझ में आ गया? इनसैट, रिमोट सैट, कार्टोसैट ये कहाँ-कहाँ यूज़ होंगी सैटेलाइट्स, ठीक है? तो बस पॉइंट लिखना और ऐसे एग्ज़ाम्पल में लिख देना कि इनसैट सीरीज़ सैटेलाइट यूज़ होती हैं, ठीक है? या फिर लिख दो कार्टोसैट सीरीज़ सैटेलाइट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे वहाँ पर हमेशा पॉइंट्स के साथ लिखना, अपने आंसर को डाइवर्स बनाना
और एग्जाम्पल्स में तुम ये सैटेलाइट एक्सेट्रा के नाम डाल देना साथ में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियाज स्पेस प्रोग्राम एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है या फिर इसके लिए द फाउंडिंग फादर को, विक्रम साराभाई को वी ऑल मस्ट थैंक कि ही थॉट अबाउट दिस। एंड आज इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो जो हमारे विजनरी लीडर्स हैं लाइक डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वी शुड थिंक अबाउट देम एंड वी शुड थैंक देम इंडिया स्पेस प्रोग्राम को इतनी आगे ले जाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव अ ग्रेट डे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट बाय अन अकेडमी। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना यूपीएससी ब्लूप्रिंट बाय अन अकेडमी, मिल जाएगा चैनल, वहां पर पीडीएफ होगी, वहां से यू कैन डाउनलोड इट। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।